तो प्रैक्टिस के लिए जो कंटेंट्स आपका कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन कैलकुलेशन जब सेट बनाते हैं तो आप पाते होइएगा उस समय चला गया। तो कंटेंट्स चाहे कितना भी स्ट्रांग आपका होगा, हमारी प्रयास है कि आपका स्पीड बिल्कुल आपकी जो अप्रोच है, जो मेथोडोलॉजी है, बिल्कुल स्मूथ हो। अभी तक अरिथमेटिक में भी हम लोगों ने रेशियो, प्रोपोर्शन, एलिगेशन, पार्टनरशिप समाप्त किया है। तो इसमें भी आपने देखा कि आपका एक ही कॉन्सेप्ट पर बहुत कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसको प्रैक्टिस बहुत मांगता है। अगर आप 10 किताब से बनाएंगे तो सभी किताब में एक ही तरह के प्रश्नों का जो प्रश्न का जो कोर है, जो क्रक्स है, यानी जो मेन थियरी है, तो वही रहेगा। तब किसी भी किताब से बनाएंगे तो 10 किताब से बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो मटेरियल आपको दिया गया है, क्योंकि किताबों में है ना कि बहुत पहले का क्वेश्चन भी, आज का जो पैटर्न है उसके बियॉन्ड भी क्वेश्चन काफ़ी रखा गया है किताबों में मोटा करने के लिए। तो जो आपको पढ़ाया गया है उसके बाद में किसी एक किताब से अपनी स्किल को टेस्ट करने के लिए एक किताब से बना लीजिए एक एक क्वेश्चन, तो इसमें आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा और एक सेटिस्फेक्शन भी होगा। 2-4 किताब से बनाने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में बहुत मटेरियल उपलब्ध है, सारे प्रश्न आपसे बनेगा, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसके जगह पर आपको प्रैक्टिस करना है, सेट प्रैक्टिस। सेट प्रैक्टिस के लिए 2-3 तरह का क्वेश्चन आपके मस्तिष्क में आएगा। पहला आएगा कि अभी मेरा सिलेबस समाप्त नहीं हुआ है, तो पूरा कंप्लीट सेट हम कैसे बनाएं, एक ये प्रश्न आएगा। तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन भी मैंने कर दिया है, मैंने बैच में बताया ही है। जो आफ्टर छठ जो हम लोग क्लास आज से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अटेंडेंस पुअर था, नया चैप्टर स्टार्ट करना था एवरेज, इसलिए कल हमने अटेंडेंस को और पॉजिटिव हो जाए इसलिए न्यू चैप्टर स्टार्ट नहीं करने के लिए कल मैंने लड़कों को एक दिन का टाइम दिया, ताकि लड़के आ जाए। नया चैप्टर शुरू करना है, ऐसा आज से एवरेज शुरू करना है। एवरेज स्टार्ट करेंगे तो इस वीक में हम उम्मीद करते हैं कि एवरेज समाप्त करके हम लोग टाइम एंड वर्क में इन कर जाएंगे इसी सप्ताह में। जैसे आज वेडनेसडे है, तो उम्मीद करते हैं कि थ्योरी कम से कम टाइम एंड वर्क का जरूर खत्म इस सप्ताह में हो गया रहेगा। तो टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस एक वाइटल पार्ट है, एक महत्वपूर्ण, एक स्पाइनल पार्ट है, यानी रीढ़ है एरिथमेटिक का। तो टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस के बाद में जो एरिथमेटिक का पोर्शन है वो थोड़ा आसान हो जाता है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI, CI, ये सब वहाँ से आसान हो जाएगा। तो हम लोग को जो इम्पोर्टेंट पार्ट है टाइम एंड वर्क, जैसे एवरेज अभी तो खत्म कर रहे हैं इसी सप्ताह में, टाइम एंड वर्क में एंट्री मार देंगे। तो टाइम एंड डिस्टेंस तक आपको थोड़ा सा और भी ध्यान से पढ़ना है एवरेज के साथ। टाइम एंड डिस्टेंस के बाद में आपका जो चैप्टर है तो उसमें स्मूथ हो जाता है, नॉलेज भी बच्चे इतने ले आते हैं कि आगे बहुत आसानी से क्वेश्चन समाप्त, कैसे आगे बढ़ते पता नहीं चलता है। यानी कि इस सप्ताह के बाद आप यूँ ये मोटा मोटा लगा लीजिए ना कि 1.5 महीने के अंदर आपका अरिथमेटिक समाप्त हो जाएगा, 1 से 1.5 महीने के अंदर अरिथमेटिक समाप्त हो जाएगा। तो फिर एडवांस का कोर्स बच जाएगा। तब तक नंबर सिस्टम साइड से चल ही रहा है, नंबर सिस्टम को पूरी 2 घंटा आप नहीं पढ़ सकते हैं, वो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब रिमाइंडर थ्योरम ही चल रहा है। तो आप लोग खुद अपने से बना रहे हैं, क्वेश्चन भाग रहा है, तो वो आधे घंटे 40 मिनट बनाते हैं, तो इसी में 15-20 क्वेश्चन निकलता चला जाएगा। नंबर सिस्टम अपने साइड से चल रहा है। जब नंबर सिस्टम समाप्त हो जाएगा तो नंबर सिस्टम पर तो थोड़ा सा आप लोगों को जो कि मिला है मटेरियल, तो उसको आप लोग छुट्टी में ध्यान से देखा होगा। बैलेंस मटेरियल और मैक्सिमम क्वेश्चन आप नंबर सिस्टम की बुक कहीं से भी उठाएंगे,
किसी भी पब्लिकेशन का नंबर सिस्टम का बुक उठाएंगे कि नंबर सिस्टम मेरे को स्टडी करना है, तो नंबर सिस्टम का इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन, इतना मटेरियल एक साथ में और इतना क्रमबद्ध आपको ये कहना अनुचित है, कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन कंपेयर करने में कुछ जाता नहीं है, इसलिए बाहर से भटकने की जरूरत नहीं है। आप कंपेयर किए भी होंगे छुट्टी में या करने का मौका मिलेगा, आप नंबर सिस्टम पढ़ लेंगे तो बाकी विद्यार्थी जो आपके कंसर्निंग है तो उससे डिस्कशन करना कोई गलत नहीं है। इसका हम आप लोगों को सजेस्ट करते हैं कि जो भी चैप्टर पढ़ लेते हैं तो हम तो बताए हैं कि हमसे क्वेश्चन अगर पूछना हो क्लास के पहले क्लास के बाद, तो ये नहीं सोचना है कि कोई टीचर पटना में है तो उसका मटेरियल अगर हम सर के सामने ले जाएंगे, तो बहुत लड़का होता है कि दूसरे टीचर का कोई मटेरियल से कोई क्वेश्चन नहीं बना तो कॉपी में लिख लेता है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा विद्यार्थी है, हमारा काम है, हम आपके टीचर हैं। आप मटेरियल कहीं से क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें हमें कोई गुरेज नहीं है। किसी भी किताब से अगर नहीं बनता है, किसी भी किताब से बनाएंगे तो उसमें हमें कोई परहेज नहीं है कि आप इस किताब का नाम ले लिए, किसी टीचर का नाम बैच में ले लिए, तो ये सब छोटे मानसिकता की चीज़ है। सभी टीचर का उतना ही सम्मान है, आप विद्यार्थी है, सभी शिक्षकों का सम्मान है। हमारा प्रयास है कि हम लोग जो एक फ्रूटफुल और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में पढ़ाई कर रहे हैं, तो टीचर क्या, हम लोग तो आपके क्लासरूम में हम आप मिलकर, हमारे नज़र में विद्यार्थी के ओपिनियन का भी उतना ही वेटेज है। हमें कई बार विद्यार्थी की बात को भी बहुत गौर से सुनते हैं कि ये बच्चे क्या कहना चाहता है, तो उस बातों को रिगार्ड करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए किसी शिक्षक का क्वेश्चन भी रहेगा तो उससे कोई परहेज नहीं, आप कहीं से बना सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, आप हमसे पूछते हैं, हम बताएंगे, बहुत अच्छा लगेगा हमको। और छठ के पहले मैंने अनाउंस किया था कि आपको जो बच्चे हमारे डायरेक्शन में, हमारे नेतृत्व में अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अगर वो रहना भी चाहते हैं तो हम अपने बिल्डिंग में उसको फ्री रहने का व्यवस्था करेंगे। मैंने एक घोषणा किया था बैच के पहले, तो फॉर्म आपको मतलब कि आज तो नहीं मिल रहा है, लेकिन अब कल परसों जो भी हो फॉर्म, एक उसका फॉर्मेट बना के सबके मिल जाएगा। जो भी बच्चे उसमें इंटरेस्टेड होंगे तो उसको हम लोग बांटेंगे, जैसे कि ये बच्चे का अभी तक एक टेस्ट होगा, इस बच्चे का ये स्किल है, इसका अप्रोच, इसका IQ लेवल ये है, तो उसको हम अपने डायरेक्शन में पढ़ाएंगे, यानी घर पर भी उसे कैसे पढ़ना है। तो हम रहने के लिए फ्री व्यवस्था कर रहे हैं। ओनली बिजली बिल लगेगा, बिजली बिल जो होता है जरूरी चीज़ है, वो जो सही चीज़ है, इसमें हंसने की बात क्या है, सही बात जो है, बिजली बिल लगेगा। और खाने की जो है तो बच्चे अपने से बनाकर खाएंगे, किसी मेस से खाना नहीं मंगा सकते हैं, वो प्रतिबंध है, आपको अपने से बनाकर खाना पड़ेगा, ताकि हम आपका गार्जियन है, आप स्वस्थ रहे। कैसे स्वस्थ रहे, बहुत बच्चे सोचते हैं कि हम मेस से खाना मंगाएंगे तो हमको टाइम बचेगा, ऐसा बात नहीं है। मेस से खाना मंगाने से क्या होता है ना कि आप कमज़ोर होते हैं, और खाना अपने से बनाने में कोई टाइम नहीं लगता है। एक माइंड सेट है कि खाना अपने से बनाएंगे तो सब्जी लाओ, ये सब टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपने से बनाकर खाना है और मन से पढ़ना है, क्योंकि स्वस्थ रहना जरूरी है। स्वस्थ रहेंगे, एक बार अस्वस्थ हो जाएंगे, बुखार लग जाएगी, कुछ हो जाएगा। अब बाहर आए हैं, यहाँ पर कोई गार्जियन आपका नहीं है, हम आपका गार्जियन है। जो सही रास्ता है डांट के फटकार के हम आपको बताएंगे, बाबू ये काम करना है। तो ये हम वो फॉर्म मिल जाएगा, बच्चे को फ्री में रहने के लिए हम अपने बिल्डिंग में व्यवस्था कर देंगे, क्योंकि उससे रेंट आता है। मान लीजिए एक बिल्डिंग से 1 लाख रुपया महीना आ रहा है, तब 1 लाख रुपया महीना आ रहा है तो उससे हमको क्या असर पड़ने वाला है? 1 लाख रुपया महीना में ज़्यादा ही आ जाएगा, उससे हमको क्या अंतर पड़ेगा? कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये सब छोटी चीज़ है। हमारा मिशन है, हमने बताया कि हमको लाख से मन नहीं भरता है। हाँ, करोड़ से। कोई बोले कि इस महीना में आपको 2 करोड़ का घाटा हो जाएगा, तब हम ध्यान देते हैं कि क्या बात है। 10 लाख का 5 लाख का महीना में घाटा हो जाएगा, उसको उससे वो क्या असर पड़ने वाला है? हाथी चल रहा है, उसको कोई अगर कोई पत्थर से मार रहा है, उसको हाथी कोई असर पड़ता है? कोई असर नहीं पड़ता है। कहता ऊंट बैठ भी जाता है तो बकरी से ऊंच रहता है। हमारा बच्चा लोग नारा लगाता है
कि शेर जो है कुछ दिन अगर शेर अगर कुछ दिन बैठ जाए सो जाए तो कि सियार को ये गलत फहमी नहीं हो जाना चाहिए कि हम जंगल का शेर हो गए ना। शेर अगर कुछ देर के लिए आराम कर रहा है तो सियार को ये गलत फहमी नहीं होना चाहिए बाबू कि हम शेर हो गए जंगल का, क्योंकि ये तो मिजाज की बात है। अब पटना में शिक्षक सब तो हमारा ही पैदाइश से सभी जानते हैं। अब सोचेंगे लोग, अब ऐसे कितने लोग सोचेंगे कि हम बिल्डिंग फ्री कर देंगे। शुरू में बोले होंगे तो बहुत को लगा होगा सर मजाक कर रहे हैं, बिल्डिंग फ्री कर देंगे। तो ऐसा कितने लोग का हिम्मत है। ऐसा बिहार में तो लोग 1-1 रुपया 10,000 20,000 जोड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारा विद्यार्थी पास करेगा। अब जो कोई छुट्टी नहीं है, जो भी छुट्टी फेस्टिवल का टाइम था वो समाप्त हो गया, अब बच्चे लोग आ चुके हैं, तो अब तो पढ़ाई ही पढ़ाई होगा। और बोले थे कि ओपन होने के आफ्टर 15 डे, दैट मीन्स आफ्टर 2 वीक कि क्लब हम मतलब क्लब का निर्माण करेंगे, जिसमें बैंक के लिए जैसे आप एक जनरल तैयारी तो फाउंडेशन बैच में सभी एग्जाम को लेकर चलना है, लेकिन जो स्पेशली अगर बैंक को फोकस कर रहे हैं बाय द वे बैंक पीओ को, तो बैंक पीओ का एक क्लब अलग होगा। जो एसएससी के लिए तैयारी करते हैं, एसएससी सीजीएल का, क्योंकि सीजीएल को लेकर चलेंगे तो उसी के अंदर में बाकी का भी तैयारी हो जाएगा। सीजीएल का ग्रेड अपने आप में ऊपर है, तो बाकी सीएचएसएल हो चाहे एमटीएस हो चाहे जीडी हो, सबका तैयारी उसी में हो जाएगा। तो एसएससी का एक क्लब अलग रहेगा और रेलवे का क्लब अलग रहेगा, जिसमें तीनों में किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लिया जाएगा। हाँ, फीस ली जाएगी। जो आपको टेस्ट होगा उसमें एक टेस्ट है नीचे से ऊपर बढ़ने का, यानी कि सेगमेंट बना के, यानी कि 3 चैप्टर का एक सेगमेंट है। सपोज रेशियो है, पार्टनरशिप है, मिक्सचर है, एक सेगमेंट हो गया, तो उसका टेस्ट मैथ में अलग से हो रहा है। अन्य विषय में भी एक टेस्ट चलेगा, चैप्टर यानी चैप्टर वाइज टेस्ट चलेगा, और एक कंप्लीट टेस्ट होगा जिसमें सारे सब्जेक्ट जैसे एग्जाम में होते हैं एक कंप्लीट टेस्ट होगा। तो क्लब में 2 तरह का टेस्ट डेली मारना है, और दोनों तरह की टेस्ट का जो मार्क्स है, स्कोर है, वो डेली का बनता जाएगा। उसमें आपका प्रोफाइल बनता जाएगा कि आपका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, वो आपके मोबाइल पर जाते रहेगा, उसका डेवलपमेंट आपका जाते रहेगा। आज मैंने ये किया, कल ये किया। हम भी देखेंगे कि ये विद्यार्थी का स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो उसको हम बैठाकर पर्सनली उसको गाइड करें, सजेस्ट करें कि आपको ऐसे कहाँ पर दिक्कत हो रही कि स्कोर यानी कि ग्राफ नहीं बढ़ रहा है, फ्लैट जा रहा है। तो वो सब तो एडवाइस करने की चीज़ है, तो एडवाइस करेंगे। तो एक क्लब अलग से रहेगा जिसमें पैसा आपको देना पड़ेगा। जो टेस्ट मटेरियल होगा, तो हमको लगता है कि एक कंप्लीट सेट को फोटो स्टेट कराने में ज़्यादा पैसा लगता है, प्रिंट करवाने में कम लगता है। तो एक जो कंप्लीट टेस्ट होगा तो उसको हमको कितना लगता है, 2 रुपया 2.5 रुपया लगता होगा, 2 रुपया लगता होगा। तो जो बस वही 2 रुपया लगेगा। हमको लगता है 2.5 रुपया में दोनों टेस्ट हो जाएगा, चैप्टर वाइज वाला भी और कंप्लीट वाला भी टेस्ट हो जाएगा। तो जो टीचर का खर्च होगा, टीचर अन्य विषय के टीचर जो सॉल्व करेंगे, उस पर जो खर्च आएगा, तो आपके टीचर इतना सक्षम है कि उसका खर्च वहन कर सकते हैं। उसका खर्च विद्यार्थी से नहीं लिया जाएगा, है ना। बाकी खर्च बिजली बिल है, चाहे रेंट है, ये सब है, कुछ है, ये सब तरह की चीज़ होती है, मिसलेनियस खर्चा होता है, तो उसका पैसा विद्यार्थियों से नहीं लिया जाएगा। तो हम सक्षम है उस सारे खर्च को वहन करने के लिए, ये भार आप लोगों पर नहीं डाला जाएगा। ओनली जो मटेरियल का होगा 2 से 2.5 रुपया, यानी पूरे महीना में समझिए 50 से 60 रुपया खर्चा आएगा एक विद्यार्थी का। और ऐसे करके अगर 3 महीना प्रैक्टिस कर लिया जाए तो 3 महीना में हमें लगता है कितना 100 सेट हो जाएगा, 90 सेट हो जाएगा। तो 100 सेट अगर याद हो जाए तो क्वेश्चन से रिपीट होने लगता है। 25 सेट ही अगर आप कंप्लीट कर ले, कंठास्ट कर ले, यानी कि उससे क्वेश्चन सेट बनाने का मतलब ये नहीं कि सेट बना लिया, जो सेट बनाया उसका पूरा क्वेश्चन दिमाग पर आपको है, वो क्लास में रटवा दिया जाएगा, याद करवा दिया जाएगा, जैसे होगा। एक सेट समाप्त मतलब एक सेट का एक क्वेश्चन दिमाग में चढ़ा हुआ है। तो ऐसे करके तो 25-30 सेट के बाद में क्वेश्चन 10-20% टैली करने लगता है, 25-30 सेट बनाने के बाद में। तो एक क्लब का निर्माण हम लोग 2 सप्ताह के बाद करेंगे, यानी कि मोटा मोटा ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में हम लोग शुरू करेंगे, इससे रिजल्ट बनेगा।
और जो भी बच्चे ज्वाइन करे हैं, जिसको ये अब लगने लगा कि हम पास करने वाले हैं, पास कर जाएंगे, तो बस उसी समय रिजल्ट आ जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल जब ये आ गया कि हम रिजल्ट ला सकते हैं, अब लाने जिसको लगने लगेगा कि सिलेक्शन होता है इतना पर, अब हमें इतना स्कोर आने लगा है, तो उसको अब कहना नहीं है, वो तो अपने रात दिन पढ़ना शुरू कर देगा। कौन नहीं पढ़ना चाहता है, कौन नहीं चाहता हम पास करें, बस रास्ता में भटकाव है। उसको निराशा लग जाता है कि हम मतलब पास करेंगे, क्या होगा नहीं होगा, क्या पढ़े, कितना पढ़े, कैसे पढ़े, ये उधेड़ बुन में इतना पढ़ा फिर भूल गया, फिर प्रैक्टिस करो फिर भूल गया। तो ये सब चीज में जो है विद्यार्थियों का साल खराब होता है। तो उसके लिए हम पूरी तरह से नेतृत्व अपने हाथ में लेना चाहते हैं। एकदम सुबह से लेके रात में 9 बजे तक हम संस्था में खुद मौजूद रहते हुए डिफरेंट प्रकार का जितना होगा हम खुद सोल्यूशन में भाग लेंगे, उसका जो टिप्स है उसमें देंगे। अब फाउंडेशन बैच तो अपने जगह पर चल ही रहा है, ये तो चलते रहेगा। तो इस तरह की प्लानिंग है और आप सभी लोगों का हम आभार प्रकट करते हैं कि इसमें आप लोग पूरी ऊर्जा के साथ में, आपके रूप में होता क्या है ना कि आपके पापा हो या आपके चाहने वाले जो भी लोग हैं, वह आपका चाहते हैं कि उस जगह पर पहुँचे ताकि वो निश्चिंत हो जाए। उस जगह से भी जहाँ वो सोचे हैं उस जगह से भी ऊपर जाकर दिखाइए तो उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रहती है। आपके पेरेंट्स की आयु बढ़ जाती है क्योंकि वह कुछ नहीं चाहते हैं, अब चाहते हैं कि आप आगे बढ़ जाए, आप लाइफ में सेट हो जाए। तो उनके लिए इससे बड़ा सौगात कुछ नहीं होगा, उनकी आयु बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप जो है ना क्या कर गुजरते हैं, उनकी आयु तो बढ़ती ही है। लेकिन मान लीजिए बच्चे कि आपने पास किया तो आपको देखकर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, घबराते हैं कि अरे वो तो 5 साल से 4 साल से कुछ किया ही नहीं तो तुम क्या कर लोगे। तो आपके पास करने के बाद में आपके गांव से, इलाका से, रिलेटिव जहाँ जहाँ है वहाँ से बहुत सारे बच्चे का हौसला बढ़ता है, गार्जियन का हौसला बढ़ता है, वो पटना भेजेंगे पढ़ने के लिए अपने बच्चे को। तो एक आपके पास करने से सैकड़ों बच्चे पढ़ने के लिए फिर तत्पर होंगे, पढ़ाई शुरू करेंगे, फिर उसमें से पास करेगा, फिर ये करेगा। ऐसे एक नई समझ ऊर्जा का संचार समाज में हो जाता है, इसका पुण्य तो मिलेगा ही। तो आपके वजह से कितना सूत्रधारक, आप सूत्रधारक हो गए, आपके वजह से ऊर्जा का संचार समाज में हो गया, नई समाज बन रही है। इसीलिए लिखा गया है गीता के 466 यानी 466 में पेज में लिखा गया है कि जिसको सरकारी नौकरी हो जाता है वह पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाता है, लिखा गया है 466वें पेज में लिखा गया है, वह पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाता है। पाप पुण्य होता है, जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिला है वह पाप और पुण्य के भागीदार होते हैं। अच्छे कार्य करेंगे तो पुण्य मिलेगा, गलत काम करेंगे तो पाप होगा। लेकिन जिसको सरकारी नौकरी हो जाती है वो कुछ भी करेंगे उसको पाप नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को सरकारी जॉब से पहले मोबाइल का न्यूनतम प्रयोग करना है और सरकारी जॉब होने के बाद में अधिकतम प्रयोग करना है। 5-6 मोबाइल रखना है। मैनेजमेंट हम सिखाएंगे, बहुत को सिखाते हैं, बहुत को हम अपने काबिल दोस्तों को सिखाते हैं। जैसे आपने सुना है टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, हम सिखाते हैं वाइफ मैनेजमेंट कि आप, हाँ, वाइफ का प्रबंधन, आप प्रबंधन कैसे करें कि बाहर भी गुल खिलाते हैं लेकिन वाइफ को पता न चले। हाउ टू टेकल, ये वाइफ मैनेजमेंट है। आप लोगों को सिखाएंगे नहीं अफेयर्स, मतलब अफेयर आपका चलेगा, अफेयर मैनेजमेंट। यानी कि आप अगर सपोज करिए एक साथ में 5 लड़की से बात कर रहे हैं तो पांचों में से प्रत्येक को लगे कि ये सिर्फ हमसे बात करते हैं, ये मेरे लिए वफादार है। इसका एक मैक्रो मैनेजमेंट है, यह एक स्किल का बात है, यह एक स्किल है, एक कौशल है, एक विद्या है, एक आर्ट है, ये वो सिखाएंगे लास्ट में। बच्चे जब पास कर जाते हैं तब उसको सिखाते हैं कैसे। लेकिन रिजल्ट आने से पहले तक हम एकदम हमेशा बोले हैं
कि ये जीवन अगर तपस्या है रिजल्ट आने से पहले तक, तो तपस्या को तपस्या के तौर पर ही लेना चाहिए। और जब जॉब हो गया तो इंजॉय है तो इंजॉय के तौर पर लीजिए। जैसे कि उदाहरण से लीजिए, आप सपोज करें कि कहीं मंदिर में गए हैं और मंदिर में अगर गाना गाने लगेंगे छैया छैया, तो लोग क्या बोलेगा, खराब गंदा बात होगा। लेकिन कहीं ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, वहां पर सीताराम सीताराम करेंगे, वहां भी खराब हो गया। तो एक ही चीज जो है व्यक्ति यानी कि माहौल विशेष पर, परिस्थिति विशेष पर अच्छा खराब, यानी सीताराम सीताराम बोलना बोली कि बहुत गंदा बात है, कोई बोलेगा ना ये तो अच्छा बात है, लेकिन स्थान कैसा है, वहां इंटरटेनिंग के मूड में सब है। तो इसलिए अब ऑर्केस्ट्रा हो रहा है और कोई सीताराम हरे कृष्णा बोल रहा है, सब बोलेगा पागल है, पागल हो गया है, बोलेगा। तो वही बात है, सरकारी जॉब मिलने के बाद अगर कोई सीताराम या भजन करता है तो लोग बोले पागल है। सरकारी जॉब मिलने के बाद में क्या है, लाइफ सरकारी हो गया। हाँ, लाइफ सरकारी का मतलब आप नहीं समझे, आप हमारा शिष्य, शुद्ध शिष्य नहीं है। लाइफ सरकारी का मतलब है, आपको सपोज करिए कि प्राइवेट कोई गैराज है, प्राइवेट गैराज मतलब आपके घर में, सबके घर में गैराज होता है कार लगाने के लिए, तो प्राइवेट गैरेज में तो रोज एक ही कार लगेगा। सरकारी गैरेज में हाँ, लाइफ लाइफ सरकारी हो जाता है। ये छात्र और छात्रा दोनों के लिए हम बता रहे हैं। इसलिए आप लोगों को हालात चाहे कितना भी गंभीर हो, ये संकल्प ले लिया कि हमें सरकारी जॉब लेना है, तो उससे कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। दिमाग को कोई दूसरा ऑप्शन नहीं देना है, क्योंकि दिमाग ऑप्शन ढूंढते रहता है। हर आदमी आसान चीज जल्दी लुभावना लगता है, ऑप्शन ढूंढता है। दिमाग को कोई ऑप्शन नहीं देना है, बस एक ही टारगेट है, सरकारी जॉब पाना। और सरकारी जॉब पाने से आसान काम कोई दुनिया में है भी नहीं, क्योंकि लोग पढ़ने वाले बहुत कम होते हैं। सरकारी जॉब में पाने के लिए प्रतियोगिता किसके बीच है, पढ़ने वालों के बीच। और पढ़ने वाले लोग कितना, बहुत कम। अब देखिए बड़ा बड़ा लॉज है, उसमें पढ़ाई के प्रति समर्पित लड़का क्या होगा, गिनती हो जाए, उंगली पे गिनती हो जाएगा। सब ऐसे भीड़ के लिए है। इसलिए जो पढ़ेंगे, जैसा हम बताएंगे, क्लब का निर्माण होगा, पढ़ाई हमारे निर्देशन में होगा, तो जॉब निश्चित है। और जॉब निश्चित हो जाएगा तो पूरी जीवन आनंद ही आनंद है। और जान लीजिए सभी लोग आनंद की खोज में है। कोई बोलता है तो बोलता है कि कैसे बोल रहे हैं, फिर है सभी। किसको नहीं चाहिए बोलिए, चाहिए सबको। नहीं मिल पा रहा है तो बोल रहा है कि हम, अब क्या क्या बोलता है कि हम साधु है, संत है। हाँ, तो ये सब हम इसी बार हम गए थे, एक हमें हमारे सीनियर मिले, वो गांव से आए थे ना परसों क्लास में, तो सीनियर मिले तो बोले कि आप तो महान है। तो हम बोले और, तो बोले कि आप संत है, आप महात्मा है। हम बोले अच्छा बात है। तो हम बोले कि काहे गाली दे रहे हैं। बोला सर गाली दे रहा है, हाँ हाँ हाँ, ऐसा बात बोलते, आप संत, आप महात्मा, महान आदमी हैं। बोले नहीं, हमको ऐसा मत कहिए, ये सब चीजें पुरानी बातें हो गई, अच्छा नहीं लगता है। क्या संत महात्मा ये सब खराब लगता है बात? अरे हम तो बाबा है। बाबा का मतलब क्या होता है, डबल बी है, बीए बी ए। हाँ, तो यानी हम तो डबल बीए कह ले हैं, इसीलिए वो सब बातें नहीं चलेगा। हमने अपने छात्रों के लिए ईश्वर से मांगा है। अब छठ में छठ हुआ था तो छठ के जो सूर्य देवता है, छठ मैया से मांगा था, लक्ष्मी माँ से मांगते हैं, जितना भी भगवान से मांगते हैं। हमारे विद्यार्थी के अंदर में रावण की हर एक प्रवृत्ति कूट कूट के भर दे। हमारे विद्यार्थी को रावण जैसा बनाओ, बलशाली, ज्ञानशाली, हर चीज में आगे बढ़ना है। जिस बच्चे को आना था सब आ गए। देखिए आज भी अटेंडेंस लो है, लेकिन आप छूटेगा तो क्या कर सकते हैं, मौका मिल चुका था। आई एवरेज शुरू करना है। जय रावण।
एवरेज में ही उम्र पर आधारित प्रश्न भी इसी में पढ़ना है। लिखा जाए। देखो, एवरेज बराबर हम लोग सभी लोग जानते हैं, डाटा मतलब जानकारी, आंकड़ा, दी गई आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, सभी लोग जानते हैं औसत, वही मैंने लिखा है। एवरेज बराबर सम ऑफ डाटा बट्टा नंबर ऑफ डाटा। एवरेज मीन्स पर बॉडी, एवरेज एज कर लीजिए, एवरेज एज मीन्स पर बॉडी। जैसे बोलेगा कि 5 व्यक्ति का समूह है, तो 5 व्यक्तियों में वास्तविक उम्र तो अलग अलग सबका होगा। सपोज यहाँ पर 2 बंदे हैं, एक की एज 20 ईयर है, एक का एज सपोज करिए कि 30 ईयर है किसी का, तो वास्तविक उम्र तो 20 साल और 30 साल है, लेकिन दोनों की औसत आयु कितना होगा, तो 20 + 30 बट्टा 2 यानी कितना, 25, 25 हो गया, औसत आयु हो गया 25। तो एवरेज एज, औसत आयु हो गया 25, यानी पर बॉडी 25 25। हमको बोलेगा कि दोनों की औसत आयु 25 वर्ष है, औसत आयु मतलब पर बॉडी 25 25 है, यानी 25 25 टोटल हो गया 50। तो वास्तविक आयु अलग अलग हो सकता है समूह में, लेकिन औसत आयु पर बॉडी का सेम होता है, औसत आयु पर बॉडी का सेम होता है। इसको लिख लीजिए नोट में, नोट में लिखिए, किसी समूह में वास्तविक आयु, वास्तविक आयु अलग अलग हो सकता है,
अलग अलग हो सकता है, परंतु औसत आयु प्रत्येक सदस्य का समान होगा। प्रत्येक सदस्य का समान होगा। क्लियर है? जैसे बोलिएगा कि 20 सदस्यों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो 20 सदस्यों की औसत आयु 10 वर्ष है, यानी पर बॉडी 10 10 10 10। तो 20 सदस्यों की औसत आयु 10 है, तो पर बॉडी 10 10 10 10। तो हम बोलेंगे औसत आयु 2 साल बाद क्या होगी? तो 20 सदस्यों की औसत आयु 10, औसत आयु 10 यानी पर बॉडी, एक बॉडी की औसत आयु 10 मतलब एक बॉडी का 10, एक बॉडी का एज 10। तो 2 साल बाद औसत आयु, यानी 2 साल बाद पर बॉडी कितना? तो अभी औसत आयु 10 यानी पर बॉडी एज है 10, तो 2 साल बाद औसत यानी 2 साल बाद पर बॉडी कितना? 10 और 2 12। 2 साल पहले कितना? 8। इसलिए मैंने लिखा एवरेज एज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यानी बोलेगा कि किसी एक क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम की औसत आयु 23 वर्ष है, वर्तमान में औसत आयु 23 वर्ष है, तो 5 साल बाद औसत आयु क्या होगा? सीधे 28। यानी कि औसत आयु किसी समूह का समय के साथ में बढ़ेगा और समय के साथ में घटेगा। इसका एक एग्जाम्पल लिख लेगा। 20 व्यक्तियों के समूह, 20 व्यक्तियों के समूह, 20 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 22 ईयर्स है। औसत आयु 22 ईयर्स है, तो 5 वर्ष बाद समूह की औसत आयु कितनी होगी? कितनी होगी? आंसर दीजिए, आंसर लिखिए। न्यू एवरेज एज बराबर न्यू NEW, न्यू एवरेज एज बराबर पहले कितना था? 22। 22 प्लस कैसा बात बोले? 22 प्लस 5 बराबर 22 प्लस 5 बराबर 27, 27 वर्ष आंसर। लेकिन टोटल एज समय के साथ डायरेक्ट नहीं बढ़ेगा। जैसे मैं बोलूंगा कि 3 आदमी की औसत आयु है 20 वर्ष, तो अगर तीनों की औसत आयु 20, तो तीनों का टोटल एज हो जाएगा 20 या 60। तो बताइए 2 साल बाद टोटल एज क्या होगा? तो 2 साल बाद जाएंगे तो सभी का ना 2 2 2 2 2 2 बढ़ेगा, यानी कि अभी टोटल एज 60 है 3 आदमी का, तो 2 साल बाद टोटल एज कितना होगा? 66 वर्ष, यानी प्रत्येक का 2 2 बढ़ेगा। 2 साल पहले क्या था? तो फिर तीनों का 2 2 2 घटेगा। वर्तमान में तीनों का योग अगर 60 है, तो 2 साल पहले योग क्या था? तो 2 2 2 2 तीनों का घटेगा, 54 वर्ष हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब जरा आप ही लोग बताइए, सिंपल है, थ्योरी को खास नहीं है। आप बताए बाबू, नेचुरल नंबर यानी लगातार यानी प्राकृत संख्या, लगातार प्राकृत संख्या, तो लगातार प्राकृत संख्या लिखिएगा, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या
तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 लगातार, यही ना होगा। दो लगातार पदों के बीच में कितना कितना का अंतर है, 1 1 का अंतर है। तो लगातार प्राकृत संख्या में 1 1 का अंतर। लगातार विषम संख्या अगर लिखे, शुरुआत कहीं से कर सकते हैं। विषम संख्या सपोज करिए अपान से शुरू किए, तो 5 7 9 2 के अंतर से बढ़ रहा है। तो लगातार विषम संख्या बोलने से क्या ऐसे श्रेणी का बोध होता है जिसमें दो लगातार पदों के बीच अंतर समान हो? लगातार विषम संख्या कहने से ऐसे श्रेणी का बोध होता है जिसमें दो लगातार पदों के बीच अंतर समान हो। लगातार सम संख्या भी बोलिएगा तो 2 का अंतर, 2 4 6 8 10, तो इसमें भी ऐसे श्रेणी का बोध होता है जिसमें दो लगातार पदों के बीच अंतर समान हो। तो लगातार विषम 2 से आगे बढ़ेगा, अब पीछे लौटेगा तो 2 से घट के लौटेगा। लगातार सम भी आगे बढ़ेगा तो 2 से, अब पीछे लौटेगा तो 2 से घट के लौटेगा। और लगातार प्राकृत बोलेंगे तो 1 1 1 1 से बढ़ के जाएगा आगे। इसको लिखिए बाबू, लिखिए लगातार प्राकृत संख्या, लगातार प्राकृत संख्या कॉमा सम संख्या एवं विषम संख्या कहने से ऐसे श्रेणी का बोध होता है ऐसे श्रेणी का बोध होता है जिसमें दो लगातार पदों के बीच अंतर समान, दो लगातार पदों के बीच अंतर समान, दो लगातार पदों के बीच अंतर समान। फिर नीचे लिखिए, जिस श्रेणी में दो लगातार पदों के बीच अंतर समान हो, दो लगातार पदों के बीच अंतर समान हो, उस श्रेणी का औसत उसका मिडिल टर्म होता है। उस श्रेणी का औसत उसका मिडिल टर्म होता है। है ना बाबू? तो रुक जाओ, जरा इस श्रेणी में जरा देखा जाए बाबू, दो लगातार पदों के बीच में अंतर समान है क्या? तो यह एपी में हुआ। एपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, दो लगातार पदों के बीच अंतर समान हो, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, समान अंतर, इसी को एपी कहते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी एपी में अगर श्रेणी हो, दो लगातार पदों के बीच अंतर समान, तब जैसे इसमें है लगातार पदों के बीच अंतर समान, तो इसका औसत होगा मिडिल टर्म। इसके मिडिल में कौन है? इसका औसत हो गया 6। लेकिन अगर 12 तक ले जाएंगे
तो अब देखिए, अब तो यहां पर हो गया संख्या 6 गो। तो अब संख्या हो गया 6 गो। तो अब मिडिल में कै गो पड़ता है टर्म? 2। अगर मिडिल में 2 गो पड़ता है तो मिडिल में कोई एक गो पड़ेगा तो औसत हो जाएगा वही। लेकिन मिडिल में अगर 2 ठो पड़ने लगे तो दोनों का योग बटा 2 कितना हो जाएगा? 7। तो मिडिल में 2 ठो पड़े तो दोनों का योग बटा 2। आप लोग का ध्यान कहीं और जा रहा है, पंखा चालू करना मांगता है क्या? 1 मिनट, 1 मिनट हम ठीक करवाते हैं। बाबू देखो तो कोई स्टाफ है बाहर में? बाबू वहां जो बैठे था देखिए तो कोई है? एग्जॉस्ट फैन चलवाते हैं। अच्छा, वो आज आगे कर लेगा। तो औसत होता है मिडिल टर्म। अगर सपोज करो, इसको लिखो मत, सबको हम लिखाएंगे, अभी समझा रहे हैं, अभी लिखो मत। अगर मैं बोलूंगा कि ए बी सी डी ई एफ जी, मैं बोलूंगा कि ये 7 लगातार विषम संख्या है। तो लगातार विषम कहने से ऐसे श्रेणी का बोध हुआ जिसमें 2 लगातार पदों के बीच अंतर समान है। लगातार विषम कहने से 2-2 का अंतर का बोध हो गया। तो बोलेंगे कि इसका औसत क्या होगा? तो लगातार विषम बोल दिया तो औसत होगा मिडिल टर्म। औसत हो गया डी। इसमें एसी को ऑन कर दीजिए हाई पर ले जाके। तो अभी का टाइम, पंखा चलाएगा तो थोड़ी बहुत को दिक्कत होगा, नहीं चलाएगा तो दिक्कत है। तो 25 24 पर 22 पर कर दीजिए, रूम टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और सफोकेशन नहीं लगेगा। तो क्या अभी एग्जॉस्ट चलेगा तो ज्यादा आवाज करेगा। हो गया बच्चे? ओके, अब दिक्कत नहीं किसी को है? अब ध्यान से पढ़िए। तो इसका औसत हो गया बाबू कितना? डी। अब इसी पर एक सवाल हम लोग ऐसे सवाल फ्रेम हो सकता है कि 7 लगातार विषम संख्या है ए बी सी डी ई एफ जी, और बोलेगा कि इन 7 का औसत है 13। इन 7 का औसत है 13। तो इन 7 का औसत क्या हो गया? डी। तो बोला औसत यानी डी, औसत बराबर है 13। इन 7 के औसत डी, तो इन 7 के औसत बराबर है 13 बोल दिया। डी का मान मालूम चल गया 13। तो बोलेगा कि अंतिम संख्या ज्ञात करे। अगर लगातार विषम है तो 2-2 से बढ़कर आगे गया होगा। 15, 17, 19 हो गया ना? पीछे लौटेंगे तो 2-2 से घटकर लौटेंगे। बाबू सुनो, अब बोलेंगे ये 8 लगातार सम संख्याएं हैं। 8 लगातार सम संख्या है जिसका औसत 21 है। इन 8 लगातार सम संख्या का औसत 21 है। तो बताइए सबसे बड़ी संख्या कितना? तो सुनो बाबू, घबराओ मत। लगातार सम कहने से ऐसे श्रेणी का बोध होता है जिसमें 2 लगातार पदों के बीच अंतर समान।
अगर दो लगातार पदों के बीच अंतर समान, इसका औसत होगा मिडिल टर्म। तो मिडिल में पड़ता है दो ठो, इसका औसत हो गया d प्लस ई बट्टा 2। और सवाल कहा इन 8 लगातार सम संख्या के औसत बराबर है 21। औसत बराबर 21, तो d प्लस ई का मान 42। अब जब बताओ ये लगातार सम संख्या है तो ई डी से कितना ज्यादा होगा? 2। डी से 2 ज्यादा ई, अब दोनों का योग है 42। तो दोनों में बंटवारा कैसे करेंगे? तो 42 रुपया में से 2 रुपया हम लोग अलग कर लेंगे, तो बचा रिमेनिंग कितना? 40। 40 को इक्वल दोनों को दे दीजिए, और ई को 2 रुपया ज्यादा देना है, तो 2 रुपया जो अलग किए हुए हैं वह ई को 2 ज्यादा चाहिए, तो इनको 2 हम अलग से दे दिए, तो बंटवारा हो गया 20 एवं 22। क्लियर है? दोनों का योग आ गया 42, और ई 2 ज्यादा है डी से, तो दोनों के योग में से 2 रुपया हम अलग कर लिए, बचे हुए को दोनों को बराबर बराबर बांट दिए, और जिसको 2 ज्यादा देना है उसमें 2 रुपया ऐड कर दिए, तो डी और ई का मान आ गया क्रमशः 20 और 22। तो आगे जाएगा तो 2 2 से बढ़ के लगातार सम है, 22 और 2 24, 2 26 और 2 28। क्लियर है? श्रेणी अगर बहुत लंबा हो, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसे करके मान लीजिए 540, बहुत लंबा हो गया। ये तो देख रहे हैं कि 2 लगातार पदों के बीच में अंतर समान है, तो हम जानते हैं कि 2 लगातार पदों के बीच अगर अंतर समान है तो एवरेज होगा मिडिल टर्म, तो एवरेज होगा मिडिल टर्म। श्रेणी इतना लंबा है कि मिडिल टर्म जानने में भी दिक्कत होगी, तो 6 गो 7 गो रहता है तो जल्दी से जान लेते हैं कि मिडिल में कौन है। तो बहुत लंबा अगर श्रेणी है तो आपको जानने में दिक्कत होगी मिडिल टर्म, तो उस हालत में एवरेज हो जाता है फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, यानी 542 बट्टा 2। इसको लिख लीजिए। यदि श्रेणी एपी में हो, समांतर श्रेणी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे एपी में हो, यदि श्रेणी एपी में हो एवं लंबा श्रेणी हो, यानी बड़ा श्रेणी को लंबाई होता है तो लंबा लिखते हैं, एवं लंबा श्रेणी हो तो नीचे लिखिए एवरेज बराबर, यही जो लिखे एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। इतना सबका स्पष्ट है? चलिए देखते हैं अब एग्जाम्पल देकर आप लोग उस कितना तेजी से बना, तब एंजॉय करिए एग्जाम्पल को, इसी पर देंगे जो समझाए। लिखिए स्मॉल में लिखिए, स्मॉल लेटर में ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी लिखिए, जी तक लिखिए, जी तक ABCDEFG। 7 लगातार विषम संख्या, 7 लगातार विषम संख्या का औसत 15 है, का औसत 15 है, तो
सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। लगातार विषम है मतलब दो लगातार पदों का अंतर समान। इस सातों का औसत होगा मिडिल टर्म, इन सातों का औसत हो जाएगा डी। और बोला औसत बराबर है 15, यानी डी बराबर है 15। सवाल में कहा औसत बराबर है 15, तो औसत है डी, तो डी बराबर 15। और लगातार विषम है तो दो दो से आगे बढ़ेगा, तो 15 दू 17 दू 19 और 2, तो सबसे बड़ी संख्या हो गया 21। यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है बाबू लोग? अगला एग्जाम्पल लिखिए। लिखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच तक ले जाइए स्मॉल में। आठ लगातार सम संख्या है, एच तक। आठ लगातार सम संख्या का औसत 13 है, औसत 13 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। औसत 13 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। बाबू देखो प्लीज, लगातार सम संख्या है, सम संख्या, तो औसत होगा मिडिल टर्म, तो मिडिल में पड़ता यहां पर 2, तो औसत हो जाएगा डी प्लस ई बाय 2। ये औसत हुआ। और सवाल कहता है कि औसत बराबर है 13, औसत बराबर 13, तो डी प्लस ई का मान 26। लगातार सम है तो दो 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 से बढ़ेगा, तो ई डी से 2 ज्यादा और दोनों का योग 26, तो बंटवारा करने सिखाए हैं। 26 रुपया में से 2 रुपया हटा लीजिए तो बचा कितना? 24। 24 रुपया को दोनों में बराबर बराबर बांटिए, 12 12 बांटिए, और 2 रुपया जो अलग किए हुए हैं वो 2 रुपया इसमें ऐड कर दिए, तो डी का मान हो गया 12 और ई का मान हो गया 14। तो सबसे बड़ी संख्या, तो लगातार सम है तो दो दो बढ़कर आगे जाएगा, तो 16, फिर 2 जोड़कर 18 और 2 20 न, 14 2 16, छोटी मांगे तो कितना? 10, 8 और 6। आंसर हो गया ये वाला। एक लिखा जाए, औसत ज्ञात करें।
फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। आगे लिखिए। 253 253 253 तक के 253 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। बाबू 253 तक है ना, तो सभी विषम, तो शुरुआत कहां से हुआ होगा? 1 से। पहला विषम 1, 1 से शुरू करके लगातार विषम दिया हुआ है 253 तक। तो लगातार विषम में, यह तो एपी में है, लगातार विषम लिखे तो दो लगातार पदों के बीच अंतर समान, इसका एवरेज हो जाएगा, लंबा श्रेणी है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, 254/2, 200, 2 का 2, 2 दूना 4, 127। एक लिखिए 99 तक के 99 99 तक के सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 99 तक में सम संख्या कहां तक है? इसका मतलब आपका जो भाषा, उसका मतलब है 2 से लेकर लगातार सम संख्या 99 तक। 99 तो सम नहीं है, 99 तक का सम मतलब क्या? 98 तक। 99 तक के सम मतलब 98 तक। 99 तो विषम है बाबू, लंबा श्रेणी, तो क्या करोगे बाबू? फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, आंसर क्या हो जाएगा? 50। अब सुनो, इसमें फॉर्मूला एक आता है बाबू, लोग यहाँ पर ध्यान दो। इसमें फॉर्मूला हम नहीं लिखाते हैं क्योंकि रटना पड़ जाता है, किताब उताब में आप लोग को मिलेगा। जैसे n तक के विषम संख्याओं का योग n + 1/2 का होल स्क्वायर, विषम संख्या का योग लिखा देते हैं। मान लीजिए हम यूज नहीं करते हैं, लिख लो हल्का, यूज करने का मौका नहीं मिलेगा। कभी कभी कोई सवाल है, हम यूज नहीं करते, हम इतना ही से सारा काम करते हैं, फॉर्मूला के यूज हम नहीं करते हैं। लिखिए n तक के स्मॉल n n तक के सभी विषम संख्याओं का योग, सभी विषम संख्याओं का योग बराबर में लिखो बाबू n + 1/2 का होल स्क्वायर, n + 1/2 का होल स्क्वायर। फिर नीचे लिखो शुरू से लगातार
n विषम संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं का योग बराबर में लिखो n स्क्वायर। इसको समझ ले तब आगे बढ़ेंगे। देखो दोनों में अंतर क्या है। मैं पूछूंगा कि बाबू 999 तक के, 999 तक हम बोले हैं, 999 तक के सभी विषम संख्याओं का योग कितना। तो 999 तक n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 1000/2 500, 500 का नहीं हो गया 25 पर 4 0 हो गया ना। एक एग्जांपल लिखो तो, लिखो 999 तक के, 999 तक के सभी विषम संख्याओं का, सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। लिख लीजिए। तबीयत आपका गड़बड़ है, निकल जाइए। अब एक अगला एग्जांपल लिखो बाबू, लिखो 999, एग्जांपल है बाबू, 999 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। वहां शुरू में जोड़ लीजिएगा, शुरू से लगातार 999 से पहले जोड़ लीजिएगा, शुरू से लगातार 999 विषम संख्या, अर्थात 999 तक। तो 999 विषम संख्या ये काउंटिंग नंबर हो गया, तो आंसर होगा n स्क्वायर, 999 का स्क्वायर आंसर हो गया। स्क्वायर कैसे निकालेंगे, स्क्वायर में बताएंगे। 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है कॉमन। कै गो है, 1 2 3 गो, तो 1 2 3 और 2 1 गुना करके आ जाएगा। तो वो ट्रिक बताएंगे, लेकिन अभी समझने से काम है, लेंदी नहीं करना है। यानी जैसे बोलेगा 99 तक के, 99 तक के सभी विषम का योग, तो 99 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और 99 विषम या 99 काउंटिंग नंबर हो गया, तो हो जाएगा 99 का स्क्वायर। अंतर क्लियर है ना, ये काउंटिंग नंबर है। और औसत अगर निकालना है, छोड़िए वो तो वो आ जाएगा। ओके सही बाबू, आगे लिखो। सम संख्या पर भी लिखा देते हैं, लिखो शुरू से लगातार, शुरू से लगातार n तक के, n तक के सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। योगफल बराबर, योगफल बराबर में ए लिखो, n/2 इंटू n/2 प्लस 1। फिर लिखो इसमें
शुरू से लगातार यन सम संख्याओं का योगफल बराबर n इंटू n प्लस 1। एग्जाम्पल में लिखो, बाबू 98 तक के, देखो 98 तक के एग्जाम्पल बाबू 98, हाँ शुरू से 98 तक के सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। या 98 काउंटिंग नंबर नहीं है, 98 तक है, संख्या है, तो आंसर हो जाएगा n/2, 98/2, n/2 इंटू n/2 प्लस 1, 98/2 हो गया 49, 49 प्लस 1 हो गया 50, 5 9 45, 7 में 4, 20 4 24। एक लिखो, शुरू से लगातार 43 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। 43 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो यहां पर हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, 43 इंटू 43 प्लस 1, कितना बोले बाबू? 1892। क्लियर है सबका? देखा जाए, लास्ट थोड़ा है थ्योरी। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बट्टा टोटल टाइम। जनरल फॉर्मूला है एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। नीचे में लिखिए स्टार देकर, दो समान दूरी को दो असमान चाल से, दो समान दूरी को दो असमान चाल से तय करने पर डैश मारिए और नीचे लिखिए एवरेज स्पीड बराबर टू एक्स वाई बट्टा एक्स प्लस वाई। अगला लिखिए, तीन समान दूरियों को
तीन असमान चाल से, तीन असमान चाल से तय करने पर डैश एवरेज स्पीड बराबर 3xyz बट्टा xy प्लस yz प्लस zx। नीचे लिखिए, जहां x कॉमा वाई एवं z, जहां x कॉमा वाई एवं z तीन अलग अलग चाल है, तीन अलग अलग चाल है। थ्योरी हो गया समाप्त आपका एवरेज का। कल स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन। ओके, एरिथमेटिक का बुक भी जल्दी ही आ जाएगा, एक सप्ताह के अंदर अब आ जाएगा एरिथमेटिक का बुक भी। निकालिए रिमाइंडर थ्योरम बाबू। एरिथमेटिक का बुक भी जल्दी आ जाएगा, जब तक नहीं आता है एक सप्ताह तक ऐसे ही पेज मिलेगा। कहाँ तक उसमें हुआ है? 22 तक हो गया। 22 नंबर होगा। आइए प्लीज, रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग 22 नंबर देखें। अब देखिए, 2 का पावर है 1 2 3 4 5। बाबू बात न करे प्लीज, रिक्वेस्ट है, बात न करे। बट्टा में 11 है क्या? 11 क्या प्राइम नंबर है? तो प्राइम नंबर है तो पावर में भागा कितना से दोगे? 10 से। तो पावर में अगर 10 से भागा देवेंगे तो शेष बचेगा 5। तो पावर के रूप में लिखा जाएगा 5। पावर में 10 से भागा दिए तो शेष 5 लिखा, और जो बट्टा है वो तो रहेगा ही। अब 32 में 11 से भागा दीजिए, शेष कितना बचेगा? 10। शेष बचेगा 10। अब अगला क्वेश्चन देखो बाबू।
सभी को अपने से बनेगा। बट्टा में कितना है 13, तो पावर में भागा देना है 12 से, तो 12 से भागा देना है तो शेष कितना बचेगा? 12 से भागा देना है तो शेष कितना बचेगा? 11। शेष बचेगा 11। तो 2 का पावर 11, बट्टा में कितना है 13, तो 2 का पावर 11 है, 2 का पावर 8 होता है 256, 9 होता है 512, 10 होता है 1024, 11 होता है 2048, 2048। उसमें 13 से भागा देकर बताओ शेष कितना आता है? 13 कम 13 हाथ में 7, देखो लगाकर। शेष कितना आता है? 7। क्लियर है? 1 मिनट देखो, भागा कितना से दे रहे हैं? 12 से। 13 है लेकिन पावर में कितना से भागा दे रहे हैं? 12 से। तो 12 से भागा दिए हैं तो 12 होता है 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 1। अगर 2 है यहाँ बेस तो 1 कम करके 1/2 गुने में कर दे अगर 4, यही वाला जो जैसे करते हैं। यहाँ 1 कम है तो 2/3, यहाँ कितना 3, 2 दूना 4, तो कितना हो गया? 2 दूना नहीं, 2 और 2 अलग अलग आता है ना, 2 और 2 का एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा कितना? 2। वही वाला, इसमें ये नहीं आ रहा है। उसमें 1 आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 का पावर है 7777, बट्टा में कितना? 17। पावर में भागा देना है कितना से? 16 से। 16 से भागा देने पर शेष क्या आ जाएगा? 2 के पावर में 1। अब तो भागा लगेगा नहीं तो शेष बराबर। अब देखो, पावर में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके 100 डिजिट्स। पूरे के बट्टा में कितना है? 17। अब सुनो जरा, आप लोग हमको बता, घबराओ मत। 9 तक डिजिट कितना हो जाता है? 9। 9 तक डिजिट क्या गो? 9 गो। अच्छा ये बताइए, अगर 9 के बाद में आपको 2 गो संख्या और चाहिए तो गिनती कहां तक जाएगा? 9 2 11। 9 के बाद में 4 गो संख्या और तो गिनती कहां तक चल जाएगा? 13 तक। बस क्लियर है? तो अब बताइए, आपको 100 डिजिट चाहिए है ना? पूरा ये पूरे जो संख्या पावर में है उसमें कितना डिजिट है? 100, जिसमें 9 तक तो एक एक अंक है, 9 तक 9 डिजिट हो गया, 9 तक हो गया 9 डिजिट। तो 100 डिजिट में से 9 डिजिट घट गया तो डिजिट बचा कितना? 91। 100 डिजिट में से 9 तक में 9 डिजिट है तो डिजिट बच गया कितना? 91। 91 ओड नंबर है,
तो एक अपना साइड कर लीजिए, मन में रखिए, एक साइड कर लीजिए। यानी 90 गो डिजिट और चाहिए, 90 गो डिजिट और चाहिए। एक डिजिट को अलग से मन में रख लिए हैं, 90 गो डिजिट चाहिए। तो 9 के बाद में सारा संख्या दो दो अंक वाला ना बाबू, 9 के बाद में डिजिट हमको चाहिए 90 गो और सब दो दो अंक वाला। तो डिजिट हमको चाहिए 90 गो, तो संख्या चाहिए कै गो? 45 गो। 9 के बाद में संख्या चाहिए कै गो? 45 गो। तो 9 के बाद में 45 गो संख्या और लीजिएगा तो गिनती कहां तक जाएगा? 45 गो संख्या और, तो 9 में 45 जोड़े तो 54। गिनती कहां तक चला गया? 54 तक। अब मन में एक अंक और, तो 54 के बाद में क्या होगा? तो एक ही अंक ना चाहिए, तो बाएं से, बाएं से यहाँ 55 लिखा था, तो 54 के बाद में 55, तो शुरू से गिनती होगा। तो 5 क्यों लेंगे? एक ही अंक हम छोड़े थे, तो एक अंक आ गया। अब बताइए 54 के पहले क्या होगा? ये तो मिल गया ना, 100 डिजिट मिल गया। अब 17 प्राइम नंबर है, तो पूरा पावर हो गया ये वाला, यानी लास्ट में ये है। तो पूरे पावर में, ये पूरे पावर में भागा देना है 16 से। कोई भी संख्या में बोलेगा 16 से भागा देने पर शेष बचेगा कितना? बाबू, ये पूरे पावर में आप 16 से भागा देकर जो शेष बचेगा उसी को पावर में लिखोगे। तो 16 से भागा देना है तो अंतिम से 4 अंक से मतलब, 16 से भागा देना है तो संख्या कितना भी बड़ा हो तो अंतिम से 4 अंक से मतलब। अंतिम से 4 अंक कौन है? 3, 5, 4। अंतिम से 4 अंक है, ये वाला लास्ट 4 डिजिट है, अंतिम से 4 अंक है। ये पूरे में भागा देना है तो शेष बचेगा कितना? शेष बचा 9। अब हो गया। ये पूरे पावर में 16 से भागा देने पर शेष बचा 9। भट्टा में 2 का पावर 9, 512। तो 512 में 17 से भागा दोगे तो शेष क्या बचेगा? आंसर। ठीक बाबू, रुको, डिजिट जोड़ने में दिक्कत हो रहा है ना। अच्छा, 16 से रूल है बाबू, कहीं से बोलेगा ना आपको कि कोई संख्या कितना भी बड़ा दे दे और बोले इसमें 2 से भागा देकर शेष निकालिए, तो अंतिम एक अंक से मतलब संख्या कितना बड़ा हो 2 से बोले तो अंतिम एक अंक में भाग देने पर जो शेष आएगा वही शेष। 4 से भागा देने के लिए बोले तो अंतिम से 2 अंक से मतलब। 8 से भागा देने के लिए बोले तो अंतिम से 3 अंक। 16 से भागा देना है तो संख्या कितना भी बड़ा हो तो अंतिम से 4 अंक में भागा देकर जो शेष आएगा वही शेष पूरी संख्या में भागा देने पर आएगा। रूल है। क्लियर बाबू लोग? अब देखो 2 का पावर है इतना, इसमें भागा देना है। अब प्राइम नंबर है नीचे
तो ऊपर पावर जो भी है उसमें भागा कितना से दोगे? पावर में 18 से भागा देने पर शेष क्या बचेगा? 1। तो पावर के रूप में लिखाएगा 1। अब तो भागा लगेगा नहीं, शेष बराबर 2। बोलो बाबू, क्लियर है? ये प्राइम नंबर है तो पावर में भागा देना एक कम 18 से। यहीं पे बना दे क्या? बट्टा में 7 है, पावर में भागा देना है, 6 से भागा देकर शेष कितना आएगा? पूरे पावर में। अच्छा, ये पूरा पूरा 6 से कट जाता है क्या? तो शेष बराबर 3 का पावर 0 1। तो भागा लगेगा नहीं तो शेष बराबर हो जाएगा 1। पावर में कितना से भागा दोगे? तो शेष बचेगा कितना? अब तो भागा लगेगा नहीं तो आंसर बराबर 3। पावर में कितना से भागा दोगे? 12 से। शेष बचेगा कितना? 1। आंसर 3। अब देखो, यहाँ पावर का फिर पावर का फिर पावर है ना, पावर पावर है। तो ऐसे में जरा देखो, बेस आपको कितना है? 4। यहाँ देखो, ये वाला, ये जो सेकंड पावर है उसको देखना है, ये इवन नंबर है कि ओड नंबर? इवन नंबर है तो इसके जगह समझना है 2। अब बाकी की पावर से कोई मतलब नहीं, इसके जगह समझना है 2। तो 5 का स्क्वायर 6 के जगह हो गया 2, 6 के जगह हो गया 2, तो 5 का स्क्वायर 25। अब सवाल यहां पर आ गया, वही सवाल अब ये सवाल बन गया। ये इवन नंबर है तो यहां रखे 2, और ओड नंबर रहता तो 1, बाकी सब कोई मतलब नहीं है। तो 5 का स्क्वायर यहां पर 2 लिखा गया, 5 का स्क्वायर 25। अब जरा देखो बाबू, यह 6 से भागा देना है तो साइक्लिसिटी मालूम करते हैं हम लोग, ये वाला हो जाएगा 1 कम तो 1/2, यहाँ 2/3, पूरे के गुना में 6, क्या बचेगा 2। तो मेन पावर में 2 से भागा 2 तो शेष कितना? 1। अब तो भागा लगेगा नहीं, आंसर क्या हो गया? यानी सवाल अब ये हो गया, बस ये तो खूब जानते बनाना। 6 प्राइम नंबर नहीं है तो 6 को प्राइम में तोड़े,
देखो बाबू, 8 से हमको भागा लगाना है, तो ज्ञात करिए कि शेषफल ज्ञात करिए कि शेषफल कितना होगा। देखिए पूरे का स्क्वायर है, तो 8 से भागा देंगे तो इसमें शेष क्या होगा, 8 से भागा देना है। यहां पर देखिए 8 से भागा देना है तो 3 अंक से मतलब, 8 से भागा देना है तो 3 अंक से मतलब। अब देखिए 7, 6, F और 7 स्क्वायर किया गया है, तो 3 अंक से मतलब है इसमें 8 से भागा देने पर शेष कितना होगा, तो का शेषफल ज्ञात करें। 6F और 7 स्क्वायर करने पर 3। अब देखिए जरा, कोई भी संख्या, ये 7 जो है ओड नंबर है ना, ओड नंबर है, तो कोई भी संख्या अगर ओड नंबर है उसका स्क्वायर करोगे, जैसे देख लो 7 है, 3 है, 5 है, कोई भी ले लो, 7 ले लिए, 9 ले लो। अब देखो 7 का स्क्वायर है, इकाई स्थान पर 7 है, तो शेष कितना आता है, 7 का स्क्वायर 49, 3 का 9, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81, ऐसे आता है। तो इसको स्क्वायर हम लोगों को करना है, तो बताइए कि शेषफल कितना होगा। तो शेषफल हम लोग को मालूम करना है 7, 3, 5, 9, तो 64, एफ के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो बताइए शेषफल क्या होगा। तो 7 का स्क्वायर 49, एफ तो एफ का मालूम ही करना है, मान इधर से कोई मतलब नहीं, ओड नंबर है, तो ओड नंबर से भागा देने पर, ओड नंबर का स्क्वायर है ना, ओड नंबर का, उसमें तो देखो तो क्या बताए हुए हैं उसका, उसका रूल निकाले थे, क्या लिखा, हाँ ओड का पावर इवन हमेशा होगा शेष। हाँ, ओड का पावर इवन नंबर, तो 8 से भागा देने पर शेष हमेशा 1। हाँ, वही वाला रिलेशन होगा। जैसे ये ओड नंबर लास्ट में क्या है, ओड नंबर, वही पर रिलेशन निकल रहा था। वो ओड का पावर अगर ओड नंबर देते हैं, ओड का पावर कोई भी इवन नंबर अगर देंगे 8 से भागा देने पर, तो शेष ऑलवेज आएगा 1। जैसे 7 का पावर इवन नंबर में सबसे छोटा इवन नंबर 2, तो 7 का पावर 2 49, तो 8 से भागा देंगे तो शेष कितना 1। 3 का पावर 9, 8 से भागा देने पर शेष कितना 1। 5 का स्क्वायर, तो 8 से भागा देने पर शेष 1। 9 का स्क्वायर 81 में 8 से भागा देने पर शेष 1। आंसर कितना हो जाएगा 1। यानी ये ओड नंबर है, ध्यान रखना है। ये बड़ी संख्या, कितना भी बड़ी संख्या हो, लास्ट अंक अगर ओड नंबर है, तो ओड नंबर लास्ट है, तो ओड नंबर का पावर अगर इवन नंबर होगा तो उसमें 8 से भागा देने पर रिमाइंडर ऑलवेज हो जाएगा 1, लिखा जाए आंसर 1, रूल निकाला है। लास्ट अंक से मतलब, इकाई अंक अगर विषम संख्या है, उसका पावर में इवन नंबर है, तो 8 से भागा देने पर शेष हमेशा 1। अब देखो 3 का पावर है 1234, बट्टा में कितना है 28, तो 28 तो प्राइम नंबर नहीं है, 28 को तोड़िएगा तो 2 का पावर 2, 7 का पावर 1। अब देखिए यहाँ पर 1 कम 1/2 अगुने में 4 ले लेते हैं, और यहाँ पर है 6/7 अगुने
यहाँ 2 और 6 का एलसीएम, एलसीएम बराबर कितना 6। तो मेन पावर में 6 से भागा 2, शेष कितना आएगा 4। शेष कितना आया 4। अब 28 से भागा दे रहे हैं, शेष कितना आएगा 6 दूना, अच्छा ये 3 का पावर 4 81, 3 का पावर 4 81 में 28 से भागा 2, शेष कितना आता है, कितना, आंसर हो गया 25। आगे देखो 33 में, 33 में देखो 3 का पावर 152, बट्टा में क्या है 15, 15 है 3 गुने 5, तो 1 कम कर दो तो 2 बट्टा 3, गुने में 3 ले लेते हैं, और 4 बट्टा गुने में 5, 2 और 4 का एलसीएम बराबर 4, तो शेष बचा कितना 0, 3 का पावर हो जाएगा 0, 3 का पावर 0, शेष बराबर कितना हो जाएगा, क्लियर बाबू। वैसे भी कर सकते थे 2 बट्टा 3 गुने 4 बट्टा 5 गुने 15, जो इजी लगे। अब देखो बट्टा में 5 है तो म्यूचुअल प्राइम है, तो पावर में भागा देना है 4 से, तो 4 से भागा दीजिएगा तो पूरा पूरा कटेगा क्या, 4 तिया 12, हाथ में कितना 3, तो शेष बचेगा, शेष बचेगा 2, और 153 बेस बड़ा है, तो बेस बड़ा है तो उसके जगह लिख लीजिए उसका शेष, तो शेष बचेगा कितना 3, 153 बेस बड़ा है तो इस बेस के जगह पर बेस लिखाया 3, और शेष हो जाएगा कितना 2, पावर में भागा देना है 4 से। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, अब शेष बचा कितना 4, 5 कन 5, शेष बचेगा 4, भागफल 1। बेस 153 था, तो बेस के जगह जब बेस बड़ा हो तो उनके जगह उनका शेष, तो इस 153 के जगह शेष लिखा गया 3। अब पावर वाला रूल तो जानते हैं, प्राइम नंबर है तो पावर में भागा देना है 4 से। यहां पर देखो फिर पावर में भागा देना है तो 10 से भागा देने पर शेष क्या होगा 0, यहाँ पर शेष हो जाएगा 0, तो किसी का पावर 0 हो तो मान कितना हुआ, तो रिमाइंडर बराबर हो जाएगा कितना, रखवा यहीं तक 35 तक, आगे बढ़ेंगे। कल एवरेज को हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे और इसको फिर जैसे ही आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। फॉर्म मिल जाएगा, कल परसों मिल जाएगा।